नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। आज जो रविवार है और तारीख है 6 मार्च। हर रोज हम अलग अलग खबरों से दो चार होते हैं। हमारी आंखों के सामने से कई सारी खबरें गुजरती हैं। चुनावी माहौल है, ऐसे में कुछ खबरों पर नजर रहती है जिनका हमारे जीवन पर असर पड़ता है। यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के चुनाव प्रचार का कल आखिरी दिन था। कल शाम को चुनाव प्रचार थम गया है। 7वें चरण में 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों के लिए 7 मार्च को यानी कि कल मतदान होगा। और आपको बता दें कि चक्रव्यूह का यह आखिरी द्वार भेदने के लिए लगातार तमाम दिग्गजों ने चुनाव प्रचार ताबड़तोड़ किया, लेकिन अब यह चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। कल 7 मार्च को इसके लिए मतदान होना है। और खबरों की शुरुआत करें सोनभद्र से। 7 मार्च को होने वाले अंतिम चरण के मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। ये सोनभद्र से खबर हम आपको बता रहे हैं। 4 विधानसभाओं में बनाए गए हैं 971 मतदान केंद्र। 1613 मतदेय स्थल भी 4 विधानसभाओं में बनाए गए हैं। इसके अलावा 13,89,867 मतदाता इसके लिए मतदान करेंगे और 7 मार्च को मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। मतगणना केंद्र से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। मतदान केंद्रों की तरफ ये पोलिंग पार्टियां रवाना हुई हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। और 7 मार्च को चूंकि मतदान हो रहा है, अंतिम चरण का मतदान, और इसके लिए चुनाव प्रचार थम चुका है और अब मतदाताओं के हाथ में है तमाम जो दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं उनका राजनीतिक भविष्य मतदाता तय करेंगे। 7 मार्च को अंतिम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में, और इसके लिए 1613 मतदेय स्थल भी 4 विधानसभाओं में बनाए गए। सोनभद्र की बात करें, 13,89,000 से ज्यादा जो मतदाता है 7 मार्च को इसके लिए मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मऊ में सदर, घोसी, मधुबन, मोहम्मदाबाद, गोहाना विधानसभा में मतदान कराने के लिए पोलिंग पार्टी अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों से हमारे संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य ने खास बातचीत की। पहुंचो यार, आपको बता दें कि कल चुनाव होना है और कल को लेकर सभी पोलिंग पार्टियां लेके अपने बूथों पे जा रही हैं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि क्या है, किस तरफ की व्यवस्था है, क्या चीज़ है। क्या नाम है आपका सर? सुखराम। कल चुनाव होना है, तो आप कहाँ के लिए निकले हुए? हम मोहम्मदाबाद के लिए निकले हैं। मोहम्मदाबाद गोहाना विधानसभा है, जिसमें सोरहोरपुर जो है हमारा वो है बूथ है जी। अगर बात करें कल चुनाव में, तो क्या आप कोई आपको असुविधा, कोई दिक्कत किसी प्रकार का? अभी तो कोई असुविधा तो वहाँ जाने के बाद में पता चलेगा। अभी मतलब आप किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। देखा जाएगा प्रशासन भी पूरी तरह से लगी हुई है। कई जिले के अगर देखा जाए तो फोर्स तैनात है। बिल्कुल सही है, तो लगी हुई, कोई दिक्कत नहीं है जी। आइए इसी क्रम में जानते हैं एक लोग और, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या नाम है और कहाँ के हैं। क्या नाम है आपका चाचा? प्रकाश सिंह। कहाँ के रहने वाले आप हैं? नेहरू रतनपुरा के। कहाँ निकले इस समय आप? बूथ के लिए। बूथ के लिए जी जी। अगर बात करें तो कल चुनाव है, तो क्या आपको लग रहा है कोई समस्या किसी प्रकार को? नहीं, कोई समस्या नहीं। प्रशासन आपकी पूरी मदद कर रहा है? जी 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 जी, पूरी मदद जी। आइए इसी क्रम में एक लोग और जानना चाहते हैं। क्या नाम? हम लोग एक ही पार्टी। क्या नाम है भैया? राम गोविंद नाम है। जी। कहाँ के रहने वाले आप हैं? हम हैं मधुबन क्षेत्र के। अच्छा, अगर आप देखा जाए तो आप कहाँ इस समय निकल रहे हैं? इसमें मोहम्मदाबाद निकल रहा है, 355 मोहम्मदाबाद विधानसभा में निकल रहा है। और किसी प्रकार का अगर देखा जाए तो आपके बूथ पे या कहीं जाने पर किसी प्रकार समस्या, मतलब कोई सुविधा? फिलहाल अभी तो कोई समस्या नहीं, बस खोजने में थोड़ी दिक्कत हुई है जी। काफ़ी राउंड मारना पड़ा हम लोगों को। ये कई पोलिंग पार्टियों के लिए कई लोग रवाना हो रहे हैं। आइए हम जानते हैं इसमें एक हैं भैया। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। अच्छा, कल चुनाव होना है जी। तो आप कहाँ जा रहे हैं इस समय? मोहम्मदाबाद गोहाना। अगर बात करें तो कोई किसी प्रकार का दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं है जी जी। आपको क्या लग रहा है, मतलब किसी प्रकार की समस्या शासन या प्रशासन के द्वारा? नहीं, कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है। इसी क्रम में एक हैं दादा, उनसे आना था। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बलिया के। बलिया के जी। अगर देखा जाए तो मऊ जिले में आए हुए हैं। जी जी। और कहाँ के लिए आप रवाना हो रहे हैं? सुतरही के लिए, मोहम्मदाबाद गोहाना। जी जी। सुतरही। क्या आपको सुविधा मिल रही है, कोई दिक्कत? सब सुविधा ठीक है, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है। इसी क्रम में आइए हम एक लोग से जानते हैं जिनके हाथ में हमें एक डिब्बा में कुछ दिख रहा है, वो सैनिटाइजर कहाँ लेके जा रहे हैं और किस यूज में ले जा रहे हैं, आइए उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मुख्तार नाम। कहाँ आपकी ड्यूटी लगी है? असना में जी। आपके हाथ में कुछ दिख रहा है डिब्बा में, ये क्या चीज़ है डिब्बे में आपके? सैनिटाइजर है। सैनिटाइजर है। हाँ। ये किसके द्वारा मिला आपको?
21 ये कहाँ आप ले जा रहे हैं? कहीं आपकी बूथ पे ड्यूटी लगी है, वो कहाँ ले जा रहे हैं? बूथ पे असना ले जा रहे हैं, बूथ पे अपने। बूथ पे ले जा रहे हैं। तो ये क्या ये जनता की यूज के लिए है? जी, जनता के लिए। आइए इसी क्रम में एक महिला है, उनसे भी हम जानना चाह रहे हैं कि क्या कहाँ जा रही हैं, क्या नाम है उनका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्मिता सिंह है और मैं अहमदपुर असना घोसी विधानसभा क्षेत्र में जा रही हूँ। जी। कल चुनाव है, तो कल चुनाव में आप कहाँ जा रही हैं? घोसी विधानसभा क्षेत्र असना। और अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पर कल 7 मार्च को अंतिम चरण में मतदान होना है। और आपको बता दें कि जनपद में कुल 7 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। जनपद को कुल 25 जोन और 253 सेक्टर में बांटा गया है। वहीं जनपद में 3090 मतदेय स्थल बनाए गए हैं, जिसके लिए 3090 पोलिंग पार्टियों की रवानगी की जा रही है। 313 पोलिंग पार्टियों को सुरक्षित रखा गया है। मतदान के लिए जनपद में कुल 1,13,612 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। और इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में पुलिस अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है, ताकि मतदान को सुरक्षित तरीके से कराया जा सके। से तत्काल टोकन प्राप्त कर उसके बाद जाकर बिहार में से तत्काल टोकन प्राप्त कर उसके बाद जाकर बिहार में से तत्काल टोकन प्राप्त कर उसके बाद जाकर बिहार में। और उत्तर प्रदेश में हो रहा विधानसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। 7वें चरण में राज्य के 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। राज्य में 6 चरणों में अब तक 403 सीटों में से 349 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होगा। आजमगढ़, आपको बता दें, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, ये वो जिले हैं जहां पर अंतिम चरण में मतदान होगा। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, तो इन जिलों में मतदान होगा। और अंतिम चरण जो है वो काफी अहम माना जा रहा है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं 9 जिले जहां पर अंतिम चरण में मतदान होना है। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, तो ये वो 9 जिले हैं जहां पर 7 मार्च को मतदान होना है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर। और आपको बता दें कि जो बीजेपी के करोड़पति प्रत्याशी हैं वो कौन कौन से हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देंगे। 607 में से 217 प्रत्याशी करोड़पति हैं। कांग्रेस के 22 प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं और बीजेपी के 40 प्रत्याशी, सपा के 37 प्रत्याशी, तो बसपा के 41 प्रत्याशी करोड़पति हैं। बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस के 22 प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं। तो ये वो आंकड़ा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। जहां पर करोड़पति प्रत्याशी किस पार्टी में कितने हैं वो आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के 22, बीजेपी के 40, बसपा के 41 और समाजवादी पार्टी के 37 प्रत्याशी करोड़पति हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं करोड़पति प्रत्याशियों की लिस्ट आपके सामने। कांग्रेस के 22 प्रत्याशी, आम आदमी पार्टी के 15 प्रत्याशी करोड़पति हैं, बीजेपी के 40, सपा के 37 और बसपा के 41 प्रत्याशी करोड़पति हैं। और प्रत्याशियों की शिक्षा की बात करें तो 607 उम्मीदवारों में से 214 उम्मीदवार और 340 उम्मीदवार जो है ग्रेजुएट है और उससे अधिक पढ़े लिखे हैं और 30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर का ज्ञान है और 4 तो साक्षर भी नहीं है। ये प्रत्याशियों की शिक्षा की अगर बात की जाए तो
30 उम्मीदवारों को सिर्फ अक्षर का ज्ञान है, उसमें से 4 साक्षर भी नहीं है। 214 उम्मीदवार 5वीं से 12वीं के बीच उन्होंने पढ़ाई की है और 346 ग्रेजुएट हैं या उससे अधिक पढ़े हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए, पढ़े लिखे प्रत्याशियों की अगर बात की जाए तो 30 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको सिर्फ अक्षर का ज्ञान है और 4 तो साक्षर भी नहीं है। सिद्धार्थनगर जिले में 3 मार्च को मतदान के बाद काफी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यालय स्थित नवीन मंडी परिसर में स्ट्रांग रूम बनाकर ईवीएम को रखा गया है। इन ईवीएम की निगरानी में 3 लेयर में सुरक्षा व्यवस्था है और साथ से सीसीटीवी से भी बराबर नजर बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवीन मंडी परिसर के बाहर टेंट लगाकर ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं। सपा समर्थक शिफ्ट वाइज लगातार यहां पर ड्यूटी देकर गेट के साथ साथ अंदर परिसर पर भी बराबर निगाह बनाए हुए हैं। निगरानी के लिए सपा कार्यकर्ताओं द्वारा बनाए गए पंडाल में लोगों से मिलने आए कपिल वस्तु विधानसभा से सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक विजय पासवान ने कहा कि यहां पर लगातार सपा के लोग ईवीएम की निगरानी को लेकर पहरा दे रहे हैं। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान है और उसके बाद आपको बता दें कि 7 मंत्रियों की ही साख इसको लेकर दांव पर लगी है। अंतिम चरण में काफी जद्दोजहद देखने को मिली है। आपको बता दें कि वाराणसी में खुद भारतीय जनता पार्टी के मुखिया कहा जाए एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा समेत तमाम जो दिग्गज हैं उन्होंने अपना मोर्चा खोल रखा है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जगहों से संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले सोनाली पाटवा का रुख करते हैं, वाराणसी से हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं। सोनाली, बात की जाए अंतिम चरण की तो 7वें चरण में जो है वो 7 मंत्रियों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और इसको लेकर तमाम जो दिग्गज है वो वाराणसी में डेरा जमाए हुए हैं। आपने भी देखा अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंचे हुए थे और काल भैरव के उन्होंने दर्शन किए थे। लेकिन उससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से रोड शो किया, क्या वहां पर जो इस वक्त का जो राजनीतिक समीकरण है क्या कह रहा है? जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के रोड शो करने का भाजपा को मजबूती दिलाने के लिए प्रधानमंत्री ने रोड शो बहुत प्रभाव डालने वाला है। क्योंकि बात की जाए वाराणसी की तो अभी 8 विधानसभाओं में कुछ ऐसे सीटें हैं जहां पे कैबिनेट मिनिस्टर जो योगी सरकार के मंत्री है उनका वहां पे दमखम नहीं दिख रहा है। वो उनकी जगह बाकी प्रत्याशियों को लोग मौका देने के लिए एकदम तैयार है। पर वहीं अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव के सपोर्टर्स वाराणसी में भी दिख रहे हैं और उनकी रैली में भी वो अपना दमखम दिखाते नजर आए हुए हैं। विधानसभाओं की बात की जाए यहाँ पे तो शिवपुर विधानसभा क्षेत्र हो गया, शहर दक्षिणी हो गया, जहां से कैबिनेट मिनिस्टर अनिल राजभर, नीलकंठ तिवारी ये वहां से आते हैं, ये वहां के विधायक है। उनके क्षेत्रों के लोगों ने बोला है कि उन्होंने वहां क्षेत्र में कोई काम नहीं किया है। अगर वो वोट देंगे तो सिर्फ मोदी और योगी के नाम पर देने वाले हैं, ना कि उनके नाम पर देने वाले हैं। जी बिल्कुल सोनाली, वापस लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अंतिमा भी वाराणसी से लगातार जुड़ी हुई है। अंतिमा, आपके पास आते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं समा बांधने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अखिलेश यादव भी उन्हें कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जो छोटे दल अखिलेश यादव के साथ में आए हुए वो कितना प्रभाव वाराणसी की अगर बात की जाए तो वहां पर डाल सकते हैं? आज आपको बता दें कि अगर पार्टी की बात की जाए तो बीजेपी पार्टी से लेकर के सपा पार्टी दोनों में बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। और उनके छोटे कार्यकर्ताओं की बात की जाए तो क्योंकि बड़ी पार्टी है सपा, तो उसके अनुसार जो है कि उनके कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित और काफी समर्थकफुल जो है कि देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इस बार की अगर चुनाव की बात की जाए तो काशी हो चाहे पूरे प्रदेश भर में हो, पूरे जो दोनों पार्टी है सपा और बीजेपी दोनों का जो है कि बराबर का मुकाबला देखने को मिल रहा है। हालांकि जो है कि सभी पार्टियां पूरा जोर शोर लगाई हुई हैं कि आने वाले समय में सत्ता उनके हाथों ही मिले,
मगर अभी जनता के अनुसार अगर बात करें तो जनता जो है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों पार्टी के साथ देखने को मिल रही है, क्योंकि अखिलेश यादव युवा है तो युवा उनके तरफ ज्यादा खींचे आते हैं, और प्रधानमंत्री के तरफ क्योंकि प्रधानमंत्री का काफी गढ़ है, इस वजह से उन्हें ज्यादातर लोग ज्यादा पसंद करते हैं। फिलहाल क्योंकि अगर बात की जाए दोनों पार्टियों में तो मुकाबला जोरों शोरों पे चल रहा है और समर्थन भी लगातार जो है कि उनके तरफ जो है खींचे चले आ रहे हैं, और छोटे पद के हो चाहे बड़े पद के हो, दोनों तरफ के जो है कि आंकड़े और दोनों तरफ के समर्थन जो है कि भरपूर देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, अंतिमा तो कहा जाए कि दोनों ही जो दल है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत झोंक रहे हैं, और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत के साथ वहां पर खड़ी हुई नजर आ रही है। अगर वाराणसी की बात की जाए तो राहुल गांधी भी, जो कि पिछले 6 चरणों में मुख्यतः नजर नहीं आए थे, राहुल गांधी भी लगातार जो है वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और सबसे ज्यादा जो किसी चीज पर फोकस रहा वो था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था, उसको लेकर सबसे ज्यादा जो वो दर्शन करते हुए नजर आए। तो एक कहीं ना कहीं जो भोकाल है वो बनाने की कोशिश की। आशुतोष आपके पास आते हैं। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता आशुतोष। अगर बात की जाए जो पूर्वांचल का जो आखिरी चरण है उसको लेकर तमाम दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, छोटे दलों का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर? जी आशुतोष। जी हम आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले में जो है 5 विधानसभा सीटें हैं, और 5 विधानसभा सीटें में जो है इस बार भी जो है सपा बसपा में कांटे टक्कर दिख रही है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पे पहले जो है जातिवाद फैक्टर जो है पे लोग सब वोट देते थे, लेकिन अब से जो है मतदाताओं का रुझान बदला हुआ है। अब मतदाता जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार इत्यादि विकास के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं बदल गए हैं। और पहले जो जातिगत अगर समीकरणों की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद कितना ये जातिगत समीकरण जो है वो बदला हुआ है, इसको लेकर हम आपको बताएं। सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ, जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस बार जातिगत समीकरणों के आधार पर किस राजनीतिक पार्टी को आपको लगता है कि फायदा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि उम्मीदवार भी उसी अनुसार खड़े किए गए हैं? जी सिद्धार्थ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, अपना ऑडियो ठीक कर लीजिए। अगर मऊ जिले की बात करें तो मऊ जिले में 4 विधानसभा हैं, और चारों विधानसभाओं में दो विधानसभाओं में बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई है, तो 2 विधानसभाओं में एसपी और बीजेपी की लड़ाई है। अगर देखा जाए मऊ जिले में, तो मऊ जिले में अभी 2 दिन पहले दो नेता आए थे, एक और स्वामी प्रसाद मौर्य तो कहीं केशव प्रसाद मौर्य, और दोनों लोग अपना जाति समीकरण साधने के लिए एक ही दिन और एक ही समय आए थे। अगर देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है अब जाति समीकरण से हटकर डबल इंजन की सरकार की बात कर रही है। उनका मानना है कि डबल इंजन की सरकार हमें 2 बार राशन दी है, डबल इंजन की सरकार से हमें कुछ सुविधा मिल रहा है, तो वो अब जाति समीकरण हट के अब वो विकास और के मुद्दे पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अगर वही देखा जाए मऊ जिले में, तो मऊ जिले की बात करें तो 2 विधानसभाओं में बीजेपी और एसपी की लड़ाई है, तो वहीं 2 विधानसभाओं में सपा और बीजेपी की लड़ाई है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, और कहीं ना कहीं आपने देखा पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ मुख्तार अंसारी के बेटे का, उसको लेकर अब क्या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है वो लोगों में एक तरह से माहौल बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये एक तरह से सीधा सीधा धमकी देते हुए नजर आए थे मुख्तार अंसारी के जो बेटे हैं अब्बास अंसारी, उसको लेकर किस तरह की का वहां पर माहौल है? अगर देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास अंसारी का एक वीडियो जो वायरल हुआ था, उसको लेकर जनता का ये मानना है कि हम ऐसे लोग को क्यों जिताएं। यहाँ पर अगर लड़ाई देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के जो बेटे अब्बास अंसारी हैं और बीजेपी से जो यहाँ से अशोक सिंह हैं। अगर यहाँ जाति समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बीजेपी का एक तरफ से पल्ला भारी दिख रहा है मऊ सदर में। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सभी वापस लौटेंगे आपके पास, और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 7 मार्च पिक्चर साफ। योगी या अखिलेश, क्या है यूपी का जनादेश? कौन बनेगा सुल्तान, किसके हाथ होगी कमान? सबसे पहले सबसे सटीक 7 मार्च शाम 5 बजे से
देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। सोचिए मत, मेरी और पूरे हिंदुस्तान की तरह आप भी समर कूल कूलर और होम अप्लायंसेस लीजिए और बेफिक्र हो जाएगी। पहाड़ की जनता ने किसे चुना, किसकी बनेगी सरकार, उत्तराखंड का अगला सीएम कौन? देखिए पीपल्स पल्स और के न्यूज का सबसे बड़ा और विश्वसनीय एग्जिट पोल। उत्तराखंड का किंग कौन? 7 मार्च को शाम 5 बजे से देश के जाने माने विशेषज्ञों के साथ। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चक्रव्यूह का आखिरी द्वार जो है वो बाकी है, क्योंकि 7 मार्च को इसके लिए यहाँ पर मतदान होना है और इस पर जो है वो जो चुनाव प्रचार है वो खत्म हो गया है। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। सोनभद्र से हमारे साथ अरविंद दुबे जुड़ गए हैं। अरविंद, आपके पास आते हैं। जिस तरह से अंतिम चरण बाकी है, इसको लेकर पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपने भी देखा तमाम राजनीतिक दल लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर बात की जाए सोनभद्र की, तो सोनभद्र अब अंतिम चरण में क्या संदेश दे रहा है? यहाँ पर सदर विधानसभा जो है पहली बार त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुआ था मौजूदा सदर विधायक का, उठक बैठक करते हुए, तेल मालिश करते हुए, जो भाजपा से विधायक है। पिछले 2017 के चुनाव में भाजपा यहाँ पर 4 सीटें जीती थी, एक सहयोगी दल अपना दल 3 सीटों पर भाजपा ने जीता था, यानी कि जिले में क्लीन स्वीप था। इस बार का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है, त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है, जहां से सपा ने पूर्व विधायक को उतारा हुआ है सदर विधानसभा से, तो बसपा में भी एकदम कड़ा टक्कर देने वाला उम्मीदवार उतारा है अविनाश शुक्ला, जो दोनों से कड़ी टक्कर मौजूदा विधायक भाजपा से जो है भूपेश चौबे को मिल रही है। वहीं बात करें घोरावल विधानसभा की, तो वहां भी कुछ यही आलम है। वहां पे कहीं न कहीं कांग्रेस भी लड़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस राजघराने को टिकट दी है, तो वहां पे राजघराने से भी अच्छी खासी माना जा रहा है कि अच्छा खासा वोट फैक्टर वहां पे चलेगा। और सबसे उत्तर प्रदेश की सबसे आखिरी विधानसभा है दुद्धी 403, यहाँ से अपना दल से पहले विधायक रहे थे, मौजूदा में विधायक है, अब उन्होंने पाला बदल करके बसपा में अपना भरोसा जताया है। बसपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, वो कड़ी टक्कर दे रहे हैं भाजपा को भी। और 27 वर्ष से लगातार विधायक रहे थे, जो पिछली बार हार गए थे, विजय सिंह गोड़, जो मंत्री भी रहे हैं सपा सरकार में, कई अन्य सरकारों में भी मंत्रालय उन्हें मिला है, उन्हें भी वहां भी कड़ी टक्कर है। तो और ओबरा विधानसभा में मौजूदा समय में समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गोड़ को सपा के उम्मीदवार से सबसे ज्यादा टक्कर मिल रही है। जी बिल्कुल। अरविंद, लौटेंगे आपके पास। सोनाली हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हुई है। सोनाली, अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान तमाम राजनीतिक दल जो है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो और भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम जो दिग्गज है वो कहीं ना कहीं इस होड़ में थे कि बाबा विश्वनाथ का जो आशीर्वाद है वो हमें मिल जाए। लेकिन बनारस की जनता आखिर किसे अपना आशीर्वाद देगी, ये बड़ा सवाल। सोनाली अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। ये आपको बता दें कि जितने भी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता है वो यहाँ पर बाबा विश्वनाथ दर्शन करने आए थे और बाबा का आशीर्वाद भी लिया। वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि बाबा ने किस पे अपनी कृपा बनाई है। और रही बात काशीवासियों की, तो काशीवासी भी दोनों तरफ ही, मुझे अगर बात की जाए सपा और भाजपा की, तो दोनों पार्टियों की तरफ झुका उनका नजर साफ तौर पे आ रहा है। ये नहीं कि काशी में सिर्फ मोदी गढ़ है तो भाजपा को ही वोट देने का यहाँ पर है, पर सपा के लोग भी यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रहे हैं। सहयोगी
साफ तौर पे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सपा की रैली में जन सैलाब उमड़ पड़ा था और वहीं मोदी जी की भी रैली में भी जन सैलाब उमड़ पड़ा था। तो कांटे की टक्कर कह सकते हैं यहाँ पे कि भाजपा और सपा दोनों में ही है। जी बिल्कुल सोनाली, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी की एक बात होती है। देखिए पार्टी प्रत्याशी जो है उनके खिलाफ लोगों में गुस्सा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो योगी आदित्यनाथ और मोदी जो है वो लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन देखिए अंतिम आपके पास आते हैं, आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जो लोकल स्तर पर जो प्रत्याशी है, उनके खिलाफ लोगों में भले ही नाराजगी हो, लेकिन मोदी और योगी के नाम पर जो है वो जनता वोट देने के लिए तैयार है। आखिर क्या है ये, आप कहा जाए तो प्रभाव जो है वो क्या है, क्या कहता है वहां का जनता का मूड? जी आपको बता दें कि जिस तरह से आपने बोला कि प्रत्याशियों के कार्य से भले ही जो है कि सहमत मतलब संतुष्ट ना हो एरिया के लोग, मगर ये जो पार्टी है, बीजेपी की जो पार्टी है, मोदी योगी के नाम पर कहीं ना कहीं जो है प्रत्याशियों को वोट देगी, क्योंकि ये पार्टी ऐसी है जो बहुत बड़ी पार्टी के साथ साथ जो है यहाँ पे जो कि जनता, जो आसपास की जो जनता, एरिया की जो जनता है, वो भले ही वहाँ की विधायक जो है संतुष्ट ना हो, मगर ये जो पार्टी है इतनी बड़ी, उसके लिए जो है कि वोट दे सकती है कहीं ना कहीं बीजेपी को, क्योंकि वो बड़ा नाम के साथ साथ बड़ा काम भी किया है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं जो है कि बीजेपी के तरफ वोट जाएगा। जी बिल्कुल, अंतिम वापस लौटेंगे आपके पास। इकरार आपके पास आते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ इकरार जुड़े हुए हैं। इकरार, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम ऐसे नाम हैं, लिस्ट काफी लंबी है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा चेहरा नजर आता है, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अकेले ही दम पर चुनाव प्रचार किया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के इन तमाम दिग्गजों से वो कहीं ना कहीं मुकाबला कर पाए हैं? क्या चुनावी माहौल कहता है गाजीपुर की जनता का? जी बता देना चाहता हूँ कि गाजीपुर के पूर्व रेल मंत्री और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा जी भी गाजीपुर में आके एक हफ्ते तक गाजीपुर में रहे, लेकिन उनको संवैधानिक पद पे होने के बावजूद उन्होंने किसी भी के लिए प्रचार नहीं किया। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये थी कि उन्होंने किसी भी विधानसभा की ऐसी कोई मंदिर नहीं थी जिस मंदिर में उन्होंने जाकर दर्शन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फैक्टर चलते चलते बंद हो गया था, डाउन हो गया था। वहाँ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जो जुड़े लोग थे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। नाराज होने के बाद वो समाजवादी पार्टी पे उनका झुकाव था। लेकिन जब मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री और वर्तमान राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जब मंदिर का जब चक्कर लगा, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत डाउन हो रहा था, या लोगों से जो भारतीय जनता पार्टी के दिल में नफरत बनी थी उसको कहीं ना कहीं भुनाने का उन्होंने काम किया। और कहीं ना कहीं गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा में मजबूत स्थिति में देखने को मिल रही। जी ठीक है इकरार, वापस लौटेंगे आपके पास। सिद्धार्थ, आपका रुख करते हैं। सिद्धार्थ, आप मऊ की अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अब समाजवादी पार्टी के साथ में है, और वो लगातार कहा जाए तो अखिलेश यादव के साथ ये दावा करते हुए नजर आया, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी 400 सीटें जीतने का दावा किया, जिसको लेकर बीजेपी लगातार उनका मखौल भी उड़ाती रही है। अगर ओपी राजभर की अगर बात की जाए तो कितना प्रभाव डालते हुए नजर आ रहे हैं ओपी राजभर? बात करें तो मऊ जिले में ओम प्रकाश राजभर का उतना खास असर नहीं पड़ेगा। मऊ जनपद में जो जनता थी इस बार अपना मूड बदल चुकी थी। जनता का विशेष यहाँ पे था कि बाहरी नेता को भगाओ और मऊ जिले के जो नेता उनको बताएं। यहाँ धरातल के जो नेता थे सुधाकर सिंह, उनका टिकट देकर समाजवादी पार्टी द्वारा हटा देने के कारण यहाँ पे बहुत ज्यादा ही समाजवादी पार्टी को नुकसान मिलेगा, क्योंकि सुधाकर सिंह एक धरातल नेता मऊ के माने जाते थे और उनको टिकट दे नामांकन के बाद उनको टिकट काट लिया गया, जिससे काफी यहाँ समाजवादी पार्टी को नुकसान दिखाई दे रहा है। अगर बात करें ओम प्रकाश राजभर का, तो ओम प्रकाश राजभर का यहाँ उतना दबदबा नहीं है मऊ सदर में या मऊ जिले के अन्य विधानसभाओं में। यहाँ मऊ जिले में अन्य नेता को बुलाया गया था, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव मौर्य आपको बुलाया गया था। अगर जाति संकट देखा जाए तो यहाँ मौर्य समाज को साधने की काफी कोशिश की गई थी। अगर देखा जाए तो यहाँ पे मौर्य समाज के द्वारा कुछ विधानसभाओं में बीजेपी और सपा की लड़ाई है, तो कहीं कुछ विधानसभा में बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई है। ठीक है अरविंद, आपके पास आते हैं। सोनभद्र की अगर बात करें, योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार किया है। गोरखपुर में कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। इसका सोनभद्र में क्या असर देखने को मिल रहा है अरविंद? देखिए सोनभद्र में जो है बनारस का असर, काशी का असर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि सोनभद्र सटा हुआ है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का आखिरी जिला है, तो काशी इसके बाद स्टार्ट होता है, सोनभद्र के बाद।
बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि योगी और मोदी के काम को लेकर के जनता कहीं ना कहीं संतुष्ट जरूर है। खासकर आप देखें अगर सोनभद्र में, तो सोनभद्र पिछड़े जिलों में गिना जाता है। सोनभद्र में 4 सीटें हैं जिसमें 2 आरक्षित सीटें हैं। सोनभद्र में विकास के नाम पर पिछले वर्षों की अपेक्षा हाल के दिनों में खासकर जो प्रधानमंत्री आवास बने हैं, ये बहुत बड़ा फैक्टर है शहरी वोटरों के लिए। तो वहीं ग्रामीण वोटरों के लिए जो राशन की योजना, जी बिल्कुल अरविंद, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ और इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्या कुछ कह रहे हैं चुनाव आयोग के अधिकारी, आइए सुन लेते हैं। सोनभद्र एवं 403 दुद्धी जनपद सोनभद्र विधानसभा क्षेत्रों में सायं 4 बजे तक मतदेय स्थल पर होंगे, वे भी अपना मत डाल सकेंगे। एवं शेष 51 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मतदान का समय 7 बजे से सायं 6 बजे तक है, वहां जो मतदाता 6 बजे भी मतदेय स्थल पर रहेंगे वो भी अपना मत डाल सकेंगे। 7वें चरण के निर्वाचन में कुल 54 विधानसभा क्षेत्रों में 613 प्रत्याशी हैं, इनमें से 75 महिला प्रत्याशी हैं। वर्तमान निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के संदर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे प्रत्याशियों के संबंध में समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है एवं आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है। इस संदर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व न्यूनतम 3 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है। जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके विरुद्ध नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है। आपराधिक पृष्ठभूमि का विवरण समस्त जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC ECI ऐप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है। 7वें चरण में कुल 23,614 मतदेय स्थल तथा 12,210 मतदान केंद्र हैं। जैसा कि आपको पूर्व में भी अवगत कराया गया था, कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय एवं पीने के पानी इत्यादि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 52 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 17 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए हैं। उक्त के अतिरिक्त 1,621 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 195 जोनल मजिस्ट्रेट, 222 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 2,796 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए हैं। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे आप तमाम वो गाइडलाइंस जो 7वें चरण के विधानसभा चुनाव के लिए जारी कर दी गई है। और यूपी विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण में वाराणसी में 7 मार्च को मतदान होना है और इसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो गई हैं। वाराणसी जिले की 8 विधानसभा क्षेत्र में कुल 70 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कल होना है। जिले के कुल 1,248 मतदान केंद्रों के 3,371 बूथों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। वाराणसी की बात करें तो 7वें चरण में यहां पर मतदान होना है 7 मार्च को। इसको लेकर तैयारियां पूरी तरह से कर दी गई हैं। नमस्कार, मैं हूं आप सब अंतिमा सिंह, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। कल जो है विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण होने वाला है, उसमें वाराणसी भी शामिल है। तो हम यहाँ आए हैं, मौजूद है, आप देख सकते हैं ये एक प्राथमिक विद्यालय है, बनाया गया है इसे। ये जो है कि बौलिया क्षेत्र है और दक्षिण विधानसभा है। तो आइए यहाँ की जो महिला है जो ये सब देख रेख करती है, उनसे बात करते हैं कि अभी तक जो है कि क्या तैयारी की गई है और कहाँ तक पहुँची है ये चुनाव की तैयारी। अब हम अपना परिचय देंगे। मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ, मेरा नाम आभा पांडे है। ये आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो चुनाव कल 81 में चुनाव होने वाला है, अंतिम चरण में चुनाव है, 7वां चरण है, तो इस बूथ पे आपकी कहाँ तक तैयारी पहुंची है? हाँ मैम, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं पोलिंग पार्टी भी आनी शुरू हो गई है और सब कुछ रनिंग वाटर और शौचालय की सारी सुविधा है।
खाने पीने नाश्ते की सारी व्यवस्था हो चुकी है और टेंट लगाए जा रहे हैं वहाँ यहाँ पे, जैसे कि मतदाता आएंगे तो वो अपना उसके नीचे से आराम से यहाँ वोट दे सकें और सारी व्यवस्था। जैसे ये जानना चाहेंगे आपसे कि कोरोना काल चल रहा है, तो इस कोरोना में लोग जो है कि मतदान करने के लिए आएंगे यहाँ पे अपना मत देने के लिए, तो उसके लिए क्या यहाँ विशेषकर तैयारी की गई है कि कोरोना से जो है बचकर अपने मत का प्रयोग कर सके? हाँ बिल्कुल। मतदाता हमारे आएंगे तो उनकी अलग अलग लाइनें और डिस्टेंस पे लगवाई जाएंगी और जगह जगह हैंड सैनिटाइज़र वगैरह रखे हुए हैं, मास्क रखा गया है, जो मास्क नहीं लगाएंगे उनको प्रोवाइड कराया जा सके और डिस्टेंस का भी ध्यान रखा गया है। दूर दूर पे पोलिंग बूथ बनाया गया है, तो ये सारी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से आपसे पूछना चाहेंगे कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे किस तरह का इंतजाम किया गया है? हाँ मैम, ये पूरी फोर्स हमारी आ चुकी है और इसके कैंपस के अंदर ये वो सबकी व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं वो फोर्स उधर पीछे रुकी हुई है और सामने भी व्यवस्था है यहाँ पे फोर्स के रुकने की और चारों तरफ ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कोई बाहरी आदमी ना आ सके, तो इसका ध्यान रखा गया है काफ़ी। तो कल के लिए अभी तक कितनी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है? हाँ, तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं और हमारी पोलिंग पार्टी भी आ चुकी है, जैसा आप देख रहे हैं, तो तैयारियाँ पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि आपने देखा कि इन्होंने बताया कि लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है और पोलिंग पार्टियां भी जो है कि लगातार जो है कि आ रही हैं और कल जो है कि वाराणसी में भी चुनाव होने वाला है, साथ ही साथ कई और जिले में भी चुनाव वाला। इसे देखकर सभी पोलिंग पार्टियां जो है कि तैयारी में जुट गई हैं और तो वाराणसी से ये तस्वीरें देख रहे थे कि इस तरह से तैयारियां जो है वो चल रही है। तमाम तरह के पोलिंग पार्टियां जो है वो भी रवाना हो चुकी हैं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, कोविड-19 को लेकर तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन किया जा रहा है। उसके साथ साथ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कल 7वें चरण का मतदान है और चक्रव्यूह का आखिरी द्वार भेदने के लिए तमाम राजनीतिक दिग्गजों ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया, चुनाव प्रचार थम गया है। अब मतदाताओं की बारी है, मतदाता क्या सोच रहे हैं और इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता है अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं। आपके पास आते हैं सोनाली। कई ऐसे फैक्टर हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत काम किया है और खासकर महिलाओं के लिए अगर बात की जाए तो वो चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, इस वजह से महिलाओं का और सुरक्षा व्यवस्था भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको लेकर महिलाएं जो है वो खासकर ये कहा जा रहा है कि महिलाएं बीजेपी का साइलेंट वोटर है और बीजेपी को इसका लाभ मिलता है। महिलाओं से अगर आपने बात की हो तो महिलाओं का क्या जो मत है वो क्या कह रहा है यहाँ पर वाराणसी की अगर बात की जाए? जी, वाराणसी की महिलाओं की बात की जाए तो वो पूरी तरह से संतुष्ट है मोदी जी के योजनाओं से और जो किया है मोदी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। जिस तरह से वाराणसी में या यूपी में कह सकते हैं, या 3 तलाक की बात की जाए तो हमने मुस्लिम महिलाओं से भी बात किया, वो भी पूरी तरह से संतुष्ट है और खुश है और उनका पूरा मत जो है वो भाजपा को ही जाने वाला है। जी बिल्कुल, तो महिलाओं का जो मत है वो ज्यादातर बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो सोनाली ने ली है महिलाओं से वो हम आपको बता रहे थे। अंतिमा आपके पास आते हैं। जिस तरह से आपने अभी जायजा लिया, पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी है, मतदान स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं ईवीएम को लेकर और तमाम तरह के। लेकिन अगर बात की जाए वाराणसी की तो योगी आदित्यनाथ और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरह से चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियां ली और उन्होंने 3 चाय वहां पर बैठकर पी और ये कहीं ना कहीं जनता के साथ जुड़ने का जो उनका अंदाज है, अपना अलग ही अंदाज है और इससे जो निम्न वर्ग है उसमें पैठ बनाने की पूरी कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो अगर कहा जाए कि जो मजदूर वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसके मन में मोदी के लिए क्या इस वक्त जो भावनाएं हैं वो क्या है और उनका क्या मूड है, वाराणसी की बात की जाए? जैसे कि आप जी वाराणसी की बात की जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ काशी में आए थे और यहाँ चाय की चुस्की लिए थे लोगों के साथ बैठकर, यहाँ पे जो पप्पू चाय वाले हैं उनके यहाँ बैठकर चाय पिए थे, 3 पूर्वा जो चाय पी गए थे, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो वो आम जनमानस की तरह, भले ही वो प्रधानमंत्री हैं, उनका पोस्ट भले ही बड़ा है, मगर वो एक आम जनमानस के जैसे लोगों के साथ जो है कि पेश आए और वो वहां पे बैठ के लोगों के साथ चाय पिए। कहीं ना कहीं इससे जो है कि छोटे तबके के लोग होते हैं वो आकर्षण होंगे, क्योंकि इतना बड़ा प्रधानमंत्री
भारत का प्रधानमंत्री आज हमारे बीच में आकर के चाय पी रहा है और हमसे रूबरू बात कर रहा है। इससे जो है कि छोटे तबके के लोगों के ऊपर काफी प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भले ही उनका पद बड़ा हो मगर वो कार्य एक तरीके से ऐसा कर रहे हैं जैसे लोगों का मन भाव हो जाए, इस तरीके से उनका जो है कि मन उनके तरफ से आकर्षण हो जाए। क्योंकि प्रधानमंत्री, एक ऊंचे पद वाले प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री आज हमारे बीच जो है कि सिर्फ चाय पीने के लिए, हमसे वार्तालाप करने के लिए हमारे दुकान पर आए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं काशी के वोटरों पे प्रधानमंत्री के तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिलेगा। ठीक है, अंतिम में वापस लौटेंगे आपके पास। इकरार आपके पास आते हैं गाजीपुर से। इकरार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकरार, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि वो गर्मी निकाल देंगे, 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के तमाम जो नेता है उनका वीडियो भी कहीं ना कहीं वायरल हो रहा है, उसको लेकर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि वो गर्मी निकालेंगे। अखिलेश यादव उसके जवाब में कहते हैं कि वो भर्ती निकालेंगे। तो अखिलेश यादव का ये जो बयान है, योगी आदित्यनाथ के बयान के पलटवार में, इसका क्या असर दिखाई दे रहा है? क्या सच में जो युवा है वो ये सोचता है कि अखिलेश यादव आएंगे तो बेरोजगारी की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी? जी, बता देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की जो भर्ती वाली बयान था, बहुत ही लोगों को नवयुवक लड़के जो हैं या जो भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं रोडों पे घूमने, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी वैकेंसी नहीं आई जिससे पुलिस चाहे PSC हो, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की तरफ नौजवानों का झुकाव ज्यादा है। और मैं ये बता दूं कि अभी गाजीपुर में आज सुबह 11 बजे एक भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल अध्यक्ष, उसने दारू बांटते उनको पकड़ा गया है। यही ना कहीं तुरंत पुलिस ने, प्रशासन का कहीं ना कहीं बीजेपी की एक वोट लेने की कोई भी ना कहीं साजिश भी है कि हम किसी तरह वोट लें, और कहीं ना कहीं समाज में जो भी स्थिति बनी वो किसी तरह हम बीजेपी को वोट दिलाने काम करें और दिलाएं। लेकिन अखिलेश यादव का जो मेन प्रोजेक्ट था कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनती है तो हम इनको बिजली फ्री देंगे, उनको भर्ती करेंगे, यह तमाम बातें, इसमें बहुत ही ज्यादा लोगों में उत्साह है, नौजवानों में उत्साह है। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ लोगों से मैंने बात किया तो उन्होंने ये बताया था कि योगी जी सिर्फ बुलडोजर चलाएंगे तो बुलडोजर से सबका विनाश होता, विकास किसी का नहीं होता। अगर यही अखिलेश यादव को वैकेंसियां देते हैं, नौकरी देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी विकास होगा, हमारे परिवार का भी विकास होगा, हमारे पीछे जो 4 लोग हैं उनका भी कहीं ना कहीं। ठीक है, वापस आएंगे। इकरार आपके पास। अरविंद आपके पास आते हैं। जिस तरह से तमाम जो मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था का मुद्दा हो, क्या वर्तमान सरकार से जो मतदाता है वो इन मुद्दों से संतुष्ट है? क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती है कि उत्तर प्रदेश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बेहतर हुई है, लेकिन बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। जनता का क्या मूड है सरकार को लेकर? सरकार के इस पक्ष में है या विपक्ष में है? क्या सोचती है सोनभद्र की जनता? जी, आपने ठीक सवाल पूछा है। हमने इसका जवाब जानने के लिए जनता के बीच में हम गए भी हैं कई बार खबरों को कवरेज करने के दौरान, अप्रत्यक्ष रूप से इसका जवाब हमने जानने का प्रयास किया। तो जनता ने एक चीज तो साफ कहा है कि सुरक्षा को लेकर इज द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ योगी आदित्यनाथ, मतलब कि योगी आदित्यनाथ को फुल मार्क्स मिले सुरक्षा के मायने में। क्योंकि हमने उनसे सवाल पूछा कि जिस प्रकार से हर मंच से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, इसे लेकर के आपके मन में क्या है सवाल है? वो कहते हैं कि देखिए बुलडोजर जो है वो किसी आम जनता पे नहीं चलती है, वो जो है किसी आतंकी पे चलती है या जो भी क्राइम की दुनिया में रहते हैं, जयराम की दुनिया से संपत्ति बनाए रहते हैं, उन पर चलती है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर जनता में बिल्कुल संतुष्टि दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ के इस चुनाव में अगर सबसे बड़ा फैक्टर काम कर रहा है तो राशन, सुरक्षा और पानी पीने के लिए जो हर घर नल जल योजना है। सोनभद्र में आपको बता दें कि पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि पहाड़ी इलाका है पूरा सोनभद्र और पिछड़ा इलाका है। मैंने खबर के दौरान कई ऐसे मेरे पास देखने को मिले कि जहां औरतें जो है घड़े को 2-2, 3-3 घड़े को जंगल से पानी लेके जाती हैं। आज उनके घर तक हर घर में पहुंची तो नहीं है नल योजना ये जो है, लेकिन इनको ये सामने दिख रहा है कि आने वाले कल में पहुंच जाएगी। और किसी सरकार ने इससे पहले इस प्रकार की व्यवस्था कम से कम इस मामले में नहीं सोची है। तो इन मामलों में यहाँ पे फुल मार्क्स मिल रहा है योगी आदित्यनाथ को। अब रही बात रोजगार की, तो आपको एक और बात बता दें कि अखिलेश यादव यहाँ चुनावी सभा को अंतिम दिन आए थे अपना संबोधन करने सोनभद्र में। इस दिन उन्होंने कहा था कि योगी जी बुलडोजर चलाएंगे और वो कहते जो कि मैं भाप निकालूंगा, वो कहे कि धुआं निकालेंगे तो मैं भाप योगी जी का भाप निकल जाएगा। तो आरोप प्रत्यारोप में कहीं से कमी नहीं रही है। इनका अपना दलील है, उनकी अपनी दलील है, लेकिन दोनों लोगों ने एक जमकर हमला बोला है, चुनावी हमला। अखिलेश यादव ने एक अच्छी बात यहाँ पे आकर कही है, लोक निभावन कह सकते हैं चुनावी में वादों में, कि उन्होंने कहा कि अगर ये
मार्च तक जो राशन की योजना चलाई जा रही है, तो मार्च के हम आएंगे तो 5 साल न केवल राशन बल्कि बिजली, किसानों के लिए पूरी मुफ्त बिजली और 300 यूनिट फ्री बिजली, राशन के साथ तेल, घी भी, देसी घी भी और दूध भी, चीनी भी, मतलब पूरी तरह से खोल दिए पिटारा अपना यहाँ अखिलेश यादव अपने संबोधन में। तो इसका फैक्टर चुनाव में कितना पड़ेगा। उसके बाद शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के खूब वादे किए हैं चुनाव के अंतिम समय में सारे राजनीतिक दल। अभी कल योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था उत्तर प्रदेश के सबसे आखिरी विधानसभा दुद्दी में, वहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी खूब आरोप लगाया कि जो है वो सपा के जो है वो खा जाते थे राशन, और बसपा की जो है हाथी इतनी बड़ी है कि वो पूरा राशन खा जाती थी। आप तक पहुंच रहा है कि नहीं, लेकिन इसका असर तो पड़ रहा है, लेकिन वही उसके बदले में असर पड़ रहा है क्योंकि अब राशन को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 2 साल से राशन दिया, अब अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसको और ज्यादा बढ़ाया है। सिद्धार्थ के पास आते हैं। सिद्धार्थ, देखा जाए तो महंगाई भी एक बहुत बड़ा फैक्टर इस विधानसभा चुनाव में साबित हो रही है, लेकिन सरकार ने राशन के जरिए उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। अगर मऊ की जनता की बात की जाए तो महंगाई एक कितना बड़ा फैक्टर होगा विधानसभा चुनावों में, आपने भी जनता से जानने की कोशिश की होगी, जनता का मूड क्या कह रहा है महंगाई को लेकर? अगर बात करें मऊ में तो चारों विधानसभा में जब हम जनता से राय किए तो जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का जो गुप्त वोट जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं ने कहीं न कहीं वो राशन से बहुत खुश हैं। उनका मानना है कि जो सरकार ने हमें राशन दिया है, जिसमें डबल 2 बार राशन दिया है, सरकार ने हमें तेल दिया, चना दिया, इससे बीजेपी का वोट प्लस होगा। वहीं अगर देखा जाए मऊ सदर विधानसभा की बात की जाए, यहाँ जो प्रचारक हैं अब्बास अंसारी के जो प्रचारक हैं वो कहीं न कहीं खुल के प्रचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनका बाबा का बुलडोजर से कहीं न कहीं डर लग रहा है कि 10 मार्च के बाद अगर हमें कहीं उल्टा लटका न दिया जाए। अगर हम प्रचार करें अब्बास अंसारी का, हमें कहीं करीबी में जोड़कर उनको हमें कहीं उल्टा लटका न दिया जाए, हमारे ऊपर कोई किसी प्रकार का वो न। इसलिए अब्बास अंसारी का इस बार कोई भी खुल के प्रचार नहीं कर रहा, इसलिए अब्बास अंसारी को यहाँ न कहीं उनको कुछ दिक्कतें हो रही हैं। जो जी बिल्कुल सिद्धार्थ, तो आपने बड़ी बात कही है कि अब्बास अंसारी जो है उनके साथी ही है, वही खुल के प्रचार जो उनके लिए प्रचार जो है वो खुलकर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ देखिए, महंगाई को लेकर भले ही महिलाएं खुश हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि जो सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिला था उसका जो दाम है काफी ज्यादा बढ़ गया है, और इसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस पर महिलाओं का क्या कहना है, अगर आपने बात की हो तो? यहाँ का जो महिलाओं का है, अगर सिलेंडर पे तो उतना नहीं है, उनको जो डबल दो बार राशन मिल रहा है उनसे काफी खुश है। उनका ये मानना है कि जिस तरह सिलेंडर का भी महंगाई हुआ उस तरफ आम लोगों का भी हो रहा है। पहले मजदूरी कुछ और थी, अब मजदूरी कुछ और हो गई है। तो उनको हिसाब से उनकी महंगाई नहीं दिख रही है, उनको ये दिख रहा है कि सरकार में सबसे ज्यादा हम सुरक्षित हैं, हम किसी भी टाइम में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें कोई परेशान करने वाला नहीं है, हमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं हो रही है। हमें अगर हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही हैं, इससे लेकर वो महिलाएं काफी भारतीय जनता पार्टी सरकार से खुश हैं। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, तो कहा जाए कि जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं सुरक्षा व्यवस्था से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और ग्राउंड जीरो से क्या जो अपडेट है वो देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए। तो 7वें चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है, और आपको बता दें कि कल 7वें चरण का मतदान होगा। के न्यूज़ पर यह महाकवरेज लगातार जारी रहेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।